वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में 11th क्लास की उर्दू जो बिहार बोर्ड का अभी फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम आपको बताएँगे कि कौन-सा ऑब्जेक्टिव, उसका क्या-क्या ऑप्शन सही होंगे, कौन-सा ऑप्शन उसका सही है और कौन-सा गलत है। ये हम आपको पूरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव जो है, वो हम आपको अभी सॉल्व करके बताएँगे। आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है या इसमें क्या-क्या आपकी गलतियाँ रही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं 11th क्लास उर्दू 2026 फाइनल एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारी हिदायत दी हुई है, यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको पता है कि मिर्ज़ा गालिब अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए थे। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने अपने फांसी के कितने दिन पहले अपनी माँ के नाम ख़त लिखा था? तो इन्होंने जो है वो 4 दिन पहले यानी 15 को इन्होंने ख़त लिखा था और 19 को इनकी फांसी हुई थी। तो इस हिसाब से 4 दिन पहले इन्होंने ख़त लिखा था। अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने मुसीबत व आराम को किसकी जानिब से तसव्वुर किया? यानी अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने जो अपनी माँ के नाम जो ख़त लिखा था, उस ख़त में ये जितनी चीज़ें बताई थी, वो सब बताई थी कि यह सब अल्लाह की जानिब से पहले से ही क्या है, ये लिखा हुआ है, ये किस्मत में ये लिखी हुई चीज़ है और इसको टाला नहीं जा सकता। ये सब मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की जानिब से है। आप जब उस पूरे ख़त को पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो अल्लाह की जानिब से ही तसव्वुर किया गया कि ये सब पहले से मुक़द्दर का फ़ैसला हुआ था, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन हो जाएगा अल्लाह की जानिब से यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शामिल निसाब हिंदू मुसलमान कौम है, ये क्या है? तो हिंदू मुसलमान कौम है, ये क्या है? ये खुतबा है। सवाल नंबर 5 असारुस्सनादीद किसकी तहरीर है? असारुस्सनादीद किसकी तहरीर है? तो असारुस्सनादीद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है, यानी सर सैयद अहमद ख़ां ने असारुस्सनादीद लिखा है। सवाल नंबर 6 शामिल निसाब रोशनी क्या है? तो रोशनी शामिल निसाब रोशनी क्या है? तो रोशनी जो है वो प्रेमचंद का क्या है? अफ़साना है। रोशनी क्या है? प्रेमचंद का अफ़साना है। सवाल नंबर 7 इनमें से कौन-सी कहानी प्रेमचंद की है? खोल दो, बाबू नूर, कफन, गरम कोट। तो इसमें सवाल नंबर 7 का जवाब हो जाएगा सी कफन। सवाल नंबर 8 सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफ़साना निगार थे? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इनको नफ्सियाती अफ़साना निगार माना जाता है। इनको नफ्सियाती यानी माहिर नफ्सियात भी इनको कहा जाता था। तो नफ्सियाती अफ़साना निगार ये थे। सवाल नंबर 9 अफ़साना अनोखी मुस्कुराहट के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? गोरकन, जमुनी, हनीफ, भाई। तो अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार अगर हम देखेंगे तो इसके मरकज़ी किरदार में गोरकन तो जमुनी का क्या था? जो बाप था। तो जमुनी ही इसका मरकज़ी किरदार है। जमुनी क्या है? जमुनी इसके मरकज़ी किरदार है और गोरकन जो था वो जमुनी के बाप का नाम था। सवाल नंबर 10 ज़ेल में कौन-सी तसनीफ़ तारिक शतारी की है? तो बाग़-ए-बहिश्त, बाग़-ओ-बहार, बाग का दरवाज़ा या बाग़-ए-नूर। तो तारिक शतारी की जो है वो बाग का दरवाज़ा यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 अफ़साना गुलूब किसने लिखा है? अफ़साना गुलूब किसने लिखा है? तो अफ़साना गुलूब जो है वो तारिक शतारी ने लिखा है। तारिक शतारी ने लिखा है। सवाल नंबर 12 अफ़साना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया है? भाई-बहन की मोहब्बत को, पड़ोसी की मोहब्बत को, उस्ताद की मोहब्बत को, शागिर्द की मोहब्बत को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई-बहन की मोहब्बत को। सवाल नंबर 13 ग़ज़ाल ज़ैग़म का पहला अफ़सानवी मजमूआ कौन-सा है? नेक परवीन, चिराग खाना दरवेश, एक टुकड़ा धूप का या एक थी सारा। तो इनका 13 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक टुकड़ा धूप का। यानी ग़ज़ाल ज़ैग़म का जो पहला अफ़सानवी मजमूआ है उसका नाम है एक टुकड़ा धूप का। सवाल नंबर 14 तक्षी शिवशंकर पिल्ले की किताब कौन-सी है? तो चेमन आक्षम जो है ये सवाल नंबर 14 यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 मुसन्निफ़ ने कुत्ते को मरकज़ी किरदार क्यों बनाया है? बहादुर होने की वजह से, मोटा होने की वजह से, वफ़ादार होने की वजह से, मोहब्बत की वजह से। आपको पता है कुत्ते जो है ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, जानवरों में सबसे ज़्यादा वफ़ादार कुत्ते होते हैं। तो वफ़ादार होने की वजह से मुसन्निफ़ ने क्या है कुत्ते को मरकज़ी किरदार बनाया है। सवाल नंबर 16
सैयद हामिद की एक तसनीफ़ का नाम बताइए। कलम व कदम, चिराग खाना, दरवेश, सैलाब। तो सैयद हामिद की तसनीफ़ जो है वो कौन सी है इसमें से? कलम व कदम। कौन सी तसनीफ़ है? कलम व कदम। सवाल नंबर 17, शामिल निसाब शाह लतीफ़ किस सिन्फ में है? तो शामिल निसाब शाह लतीफ़ जो है वो मज़मून की सिन्फ में, मज़मून सिन्फ में ये क्या है? शाह लतीफ़ जो लिखी गई है वो मज़मून है, इस सिन्फ मज़मून है। सवाल नंबर 18, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? मिरतुल उरूस, हाजी बगलोल, काया पलट, मीठी छुरी। आपको पता है कि उर्दू का पहला नावल किसे कहा जाता है? मिरतुल उरूस को कहा जाता है। सवाल नंबर 19, रशीदतुन्निसा ने तालीम निस्वा के फ़रोग़ के लिए किस नाम से मदरसा खोला? तो रशीदतुन्निसा ने तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम के लिए और उसके फ़रोग़ के लिए कौन सा मदरसा खोला था? उसका नाम था मदरसा इस्लामिया। यानी सवाल नंबर 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20, अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ गज़नफ़र ने किस सिन्फ़ से किया? अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ गज़नफ़र ने किस सिन्फ़ से किया? अफ़साना से, क़सीदे से, ड्रामा से या नावल से? तो इन्होंने ड्रामे से जो है अपनी अदबी ज़िंदगी का क्या है वो शुरुआत की थी। किसने? गज़नफ़र ने क्या है अपनी ड्रामे से जो है वो अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सवाल नंबर 21, शामिल निसाब नावल पानी किसकी तख्लीक़ है? ये पानी जो नावल है वो किसकी तख्लीक़ है? तो ये गज़नफ़र की तख्लीक़ है, यानी गज़नफ़र ने क्या है इसको लिखा हुआ है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 22, अनारकली की माँ से अकबर क्या सलूक करता है? जो अनारकली की माँ जो है अकबर के पास जाती है और उससे कहती है, इल्तिजा करती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो बेकसूर है, उसने क्या किया है? उसका कोई जुर्म नहीं है, वो छोटी है, नादान है। तो इस तरह की जो बातें कहती है उस और रहम का वहाँ पे क्या है दरख्वास्त करती है अनारकली की माँ बादशाह अकबर से, लेकिन फिर भी क्या है वो नहीं सुनता है और दरबारी क्या है उसको वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेरहमी का सलूक अनारकली की माँ से अकबर कैसा सलूक करता है? बेरहमी का, यानी कोई रहम नहीं करता है, बेरहमी का वहाँ सलूक करता है। तो सवाल नंबर 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23, सैयद इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, लाहौर में, लखनऊ में या कानपुर में? तो ये कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। इम्तियाज़ अली जिन्होंने क्या है अनारकली लिखा है, अनारकली जैसे ड्रामा लिखा है, वो ड्रामा क्या है उनकी पैदाइश सैयद इम्तियाज़ अली ताज की कहाँ हुई थी? लाहौर में। सवाल नंबर 24, कलीमुद्दीन अहमद की हैसियत क्या थी? कलीमुद्दीन अहमद की हैसियत क्या थी? तो कलीमुद्दीन अहमद नाक़िद की हैसियत से, यानी सवाल नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाक़िद की हैसियत इनकी थी। सवाल नंबर 25, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में लेक्चरर थे? ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज, सिवान कॉलेज, तिबिया कॉलेज या गालिब कॉलेज? तो अहमद जमाल पाशा ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में क्या थे? वो लेक्चरर थे। सवाल नंबर 26, दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ? दिल्ली पर नादिर शाह आपने बहुत अगर 11th क्लास का आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो नादिर शाही हमले का उसमें ज़िक्र है। तो नादिर शाही हमला जो हुआ था वो 1739 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही 1739 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27, नज़ीर अकबराबादी का मज़ार किस शहर में है? आगरा, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद। तो इनका जो नज़ीर अकबराबादी का मज़ार जो है वो आगरा में, नज़ीर अकबराबादी का मज़ार कहाँ है? आगरा में है। सवाल नंबर 28, हाली और गालिब की मुलाकात कहाँ हुई? कलकत्ता में, धनबाद में, दिल्ली में या कानपुर में? तो हाली और गालिब की जो मुलाकात हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। जब हाली क्या है अपने घर को छोड़कर क्या है दिल्ली पहुंचे थे, वहाँ पर जो है इनकी मुलाकात गालिब से हुई थी। सवाल नंबर 29, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? यादगार गालिब, हयात सादी, मुसद्दस हाली या हयात जावेद? तो यादगार गालिब या मुसद्दस हाली, हयात सादी, हयात जावेद, इसमें से सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली के नाम से सर सैयद की फरमाइश पर जो है किताब लिखी थी, जिसका नाम दूसरा नाम जो है मद्दु जज़्र इस्लाम भी है, यानी मद्दु जज़्र इस्लाम मुसद्दस हाली भी कहते हैं और मद्दु जज़्र इस्लाम भी उसका नाम है। ये सर सैयद अहमद की फरमाइश पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। सवाल नंबर 30, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? अल्लामा इकबाल पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में, सियालकोट में, दिल्ली में या कश्मीर में? तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश जो है वो सियालकोट में हुई और उनकी वफ़ात जो हुई थी वो लाहौर में, यानी मज़ार उनका लाहौर में है, लेकिन पैदाइश उनकी सियालकोट, यानी ऑप्शन बी सियालकोट सही हो जाएगा।
ایک سوال نمبر 31 نظم جاوید کے نام کس کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال، نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی یا پھر آلوک دھنوا؟ تو نظم جاوید کے نام سے کس کی تخلیق ہے؟ یہ دعوی کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی۔ جاوید کے نام سے کس کا ہے؟ علامہ اقبال کی تخلیق ہے، یعنی علامہ اقبال نے اس کو لکھا ہے۔ سوال نمبر 32 نور چشم کس کو کہا جاتا ہے؟ بہن، چچا، بھائی، بیٹا؟ تو نور چشم یعنی آنکھوں کا کیا ہے؟ آنکھوں کی روشنی ہے نا، نور چشم۔ تو اس کو کس کو کہا جاتا ہے؟ بیٹا کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بیٹا، یعنی آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 32 کا۔ سوال نمبر 33 نظم معرکہ جہیز و دین مہر میں شادی کا بھوت کس کے اوپر سوار تھا؟ تو اس میں جو کہانی ہے اس کہانی کے اعتبار سے، یعنی جب جیسے بیٹا بی اے کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، باپ کے سوار پر جہیز کا بھوت سوار ہو کر کیا ہے، وہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں باپ کو کیا ہے، شادی کا بھوت سوار تھا، یہ دکھایا گیا ہے اس کیا ہے نظم میں، نظم معرکہ جہیز و دین مہر میں باپ کو کیا ہے، اس کے اوپر شادی کا بھوت سوار تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے بیٹے کو شادی کر کے کیا ہے وہاں پر جہیز اور دین جہیز لے سکے۔ سوال نمبر 34 شامل نصاب نظم سفید رات کس کی نظم ہے؟ غالب، اقبال، میر، آلوک دھنوا؟ تو یہ کس کی ہے؟ آلوک دھنوا کی ہے، یعنی شامل نصاب سفید رات جو ہے نظم ہے یہ آلوک دھنوا کی ہے۔ سوال نمبر 35 سفید رات نظم کس زبان سے لی گئی ہے؟ تو سفید رات نظم جو ہے یہ ہندی زبان سے لی گئی ہے۔ سفید رات نظم جو ہے یہ ہندی زبان سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 35 کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 36 عرب کے کس پھل کا تذکرہ نظم سفید رات میں ہے؟ تو عرب کے کھجور جو پھل ہے اس کا تذکرہ جو ہے اس نظم میں کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 37 میر کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد خلیل، محمد جلیل، محمد وسیع، محمد علی؟ تو میر کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد علی، یعنی آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، محمد علی۔ سوال نمبر 38 میر کے زمانے میں کس نے دہلی کو تباہ کیا؟ نادر شاہ، قادر شاہ، صادق شاہ یا تاجر شاہ؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ نادر شاہی حملہ، تو کس نے کیا تھا؟ نادر شاہ نے کیا ہے دلی کو تباہ کیا تھا۔ سوال نمبر 39 آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ صفدر علی، خواجہ حیدر علی، خواجہ مقدر علی یا خواجہ برکت علی؟ تو آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش، خواجہ حیدر علی آتش۔ سوال نمبر 40 آتش کا انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ، کانپور، علی گڑھ، دہلی؟ تو آتش کا جو انتقال ہوا تھا وہ لکھنؤ میں، آتش کا انتقال ہوا تھا لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 41 علم نجوم سے کس اردو شاعر کا تعلق رہا؟ میر، آتش، مومن، شاد؟ تو جو علم نجوم کا تعلق جو ہے وہ مومن سے کیا ہے، یہ ایسے شاعر رہے جن کا علم نجوم سے کیا ہے تعلق رہا، تو آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42 مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ درس و تدریس، طبابت، سپاہ گیری یا تجارت؟ تو مومن کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ کیا تھا ان کا؟ وہ طبابت یعنی ڈاکٹری یا حکیمی اس کو کہتے ہیں، وہ ان کا پیشہ تھا۔ سوال نمبر 43 شاد کو خان بہادر کا خطاب کس سرکار نے دیا تھا؟ بھارت سرکار، انگریز سرکار، مغلیہ سرکار یا بہار سرکار؟ تو شاد کو خان بہادر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ انگریز سرکار نے دیا تھا، انگریزی سرکار نے، برٹش حکومت نے خان بہادر خان کا خطاب کیا ہے دیا تھا اس کو؟ شاد عظیم آبادی کو۔ سوال نمبر 44 کلیم الدین احمد نے شاد کو کن شعراء کے ساتھ اردو غزل کی تثلیث میں شامل کیا؟ آتش اور غالب، یعنی سوال 44 کا جواب ہو جائے گا سی آتش اور غالب۔ سوال نمبر 45 شاد عظیم آبادی نے تاریخ بہار کتنے جلدوں میں لکھی ہے؟ تو شاد عظیم آبادی نے تاریخ بہار جو لکھی ہے وہ 2 جلدوں میں لکھی ہے، 2 جلدوں میں۔ سوال نمبر 46 مجموعہ چراغ چشم تر کس سال شائع ہوا؟ مجموعہ چراغ چشم تر کس سال میں شائع ہوا؟ تو یہ جو ہے 1987 عیسوی میں شائع ہوا، 1987 عیسوی میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 47 مرثی عارف کس نے لکھا؟ غالب، اقبال، غالب، شاد، میر نے؟ تو مرثی عارف جو لکھا تھا وہ لکھے تھے غالب نے۔ مرثی عارف کس نے لکھا تھا؟ یعنی ان کے جو ایک بھانجا تھا اس کے غم میں کیا ہے مرزا غالب نے مرثیہ لکھا تھا جس کو مرثی عارف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 48 لفظوں کی بھیگی آنکھیں کس کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو لفظوں کی بھیگی آنکھیں جو ماں کے لیے لکھی گئی تھی، یعنی آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 49 مثنوی سحر البیان کے شاعر کا نام بتائیے۔ میر حسن، غلام حسین، غلام محمد یا خالق؟ تو مثنوی سحر البیان کے شاعر کون ہیں؟ وہ شاعر ہیں میر حسن،
कौन है? ऑप्शन ए जो है मीर हसन जो दिया है वो मसनवी सेहरुल बयान के शायर का नाम है। सवाल नंबर 50, मीर हसन ने किसकी शागिर्दगी इख्तियार की? मीर ज़ियाउद्दीन, मीर सलाहुद्दीन, मीर सलाहुद्दीन या मीर अहमदुद्दीन? तो मीर ज़ियाउद्दीन की शागिर्दगी इख्तियार की मीर हसन ने। सवाल नंबर 51, मसनवी सेहरुल बयान में बादशाह को किस बात का गम था? मसनवी सेहरुल बयान में क्या है? बादशाह को किस बात का गम था? तो बादशाह को बे औलाद होने का गम था। तो सवाल नंबर 51 का ऑप्शन ए बे औलाद होने का गम सही आंसर होगा। सवाल नंबर 52, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मतला कहा जाता है। ये बोलते हैं, शायर लोग बोलते हैं मतला समाअत फरमाइए। तो मतला जो होता है वो शायर का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर होता है, उसी को बोलते हैं मतला। मक्ता जो होता है वो शेर का आखिरी हिस्से को कहते हैं जिसमें शायर क्या है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहते हैं। जिस्म की ज़िद क्या है? रूहानी, अरवाह, रूह या दिमाग? तो जिस्म की ज़िद क्या है? रूह, यानी जिस्म है और रूह नहीं है तो क्या है? जिस्म बेकार है। तो रूह, जिस्म की ज़िद क्या होगी? रूह, यानी रूह के साथ ही, रूह के बगैर जिस्म क्या है? वो किसी काम का नहीं है। सवाल नंबर 54, किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि गालिब ने एक मर्सी आरिफ लिखा था अपने भांजे के मौत पर, तो जो किसी की मौत पर नज़्म कही जाती है उसे कहते हैं मर्सिया। सवाल नंबर 54 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, उर्दू या अरबी या तुर्की? तो गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है गज़ल। सवाल नंबर 56, मुसल्लस के हर बंदे में कितने मिसरे होते हैं? मुसल्लस, मुसल्लस, तसलीस, ये 3 मिसरे वाली नज़्म को मुसल्लस कहते हैं। तो ये 3 मिसरे वाली नज़्म यानी ऑप्शन डी 3 सही हो जाएगा। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऊपर जब ये देखिए ऊपर पूछा था आपने, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं उसे क्या मतला कहते हैं, और यहाँ पर देखिए फिर वही ऑप्शन जो है दोहरा रहा है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। सवाल नंबर 58, गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में पैदा हुए। 1797 ईस्वी में गालिब आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 59, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? तो गज़ल जो है वो कसीदा से माखूज़, अरबी सिन्फ कसीदा से माखूज़ है और यहाँ से लिया गया है। सवाल नंबर 60, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अफ़वाह, बाग, अज़ान या बंदूक? तो इसमें से बाग जो लफ्ज़ है वो क्या है? मुज़क्कर है। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 61, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बाज़ार, इज़हार, पोशाक या इशारा? तो पोशाक जो लफ्ज़ है इसमें ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। पोशाक क्या है? इसमें मुअन्नस है। खलवत की ज़िद क्या होगी? खलवत, ये देखिए ये पूछा गया था अभी जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि खलवत का जो है जो इसमें वाहिद जमा पूछा गया था, तो वाहिद जमा में ये खलवत भी पूछा गया था कि खलवत का सॉरी मुतज़ाद में पूछा था कि खलवत का मुतज़ाद क्या होगा, ज़िद क्या होगा। जो 10 मुतज़ाद दिया हुआ था उसमें से ये भी पूछा था कि खलवत का उल्टा यानी मुतज़ाद क्या होगा। तो खलवत का ज़िद के खलवत जलवत को कहते हैं, यानी खलवत का जो है उल्टा क्या होगा? जलवत। खलवत बोलते हैं यानी खाली, जो खाली जगह हो उसको खलवत, यानी अकेले में रहने को, तन्हाई में रहने को खलवत कहते हैं। जलवत रहते हैं यानी साथ में रहने को। सवाल नंबर 63, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? बेशरम, हया, इज्जत, वफा? मुतरादिफ का मतलब होता है वैसे ही माने वाला लफ्ज़, यानी जो शर्म का लफ्ज़ है वही क्या है? और उसी तरह का दूसरा लफ्ज़ हो, माना सेम हो, माना एक ही जैसा हो। तो हया, शर्म और हया ये दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। बेशर्म और बेहया क्या है? ये एक लफ्ज़ होगा, और शर्म और हया जो है ये क्या है? मुतरादिफ लफ्ज़ अपने आप में होंगे। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? लक़ब है, उर्फ़ है, तख़ल्लुस है या ख़िताब है? तो मिर्ज़ा गालिब में मिर्ज़ा असदुल्लाह खां इनका असल नाम है और गालिब इसमें क्या है? ये तख़ल्लुस है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। पहले ये असद, शुरू से में असद तख़ल्लुस किया करते थे, बाद में इन्होंने गालिब को अपना तख़ल्लुस यानी जो क़लमी जो अशआर में जो ये नाम इस्तेमाल करते हैं वो गालिब इस्तेमाल करते हैं, वैसे इनका असल नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खां नाम है। सवाल नंबर 65, नाक में दम करने का क्या मतलब है? परेशान करना, बेपरवाह करना, नाक में दवा डालना, गुरूर करना? तो बोलते हैं इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, यानी क्या है? मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना या बहुत ज़्यादा परेशान करना, इसको बोलते हैं नाक में दम करना।
सवाल नंबर 66, ईमान की ज़िद क्या होगी? काफ़िर, कुफ़्र, कुफ़ार या कफ़ारा? तो काफ़िर ईमान की ज़िद क्या होगी? कुफ़्र। ईमान की ज़िद क्या होगी? कुफ़्र। और ईमानदार, है ना? काफ़िर। और ईमान वाले की ज़िद क्या होगी? काफ़िर। लेकिन ईमान की ज़िद होगी कुफ़्र। या तो ईमान होगा या कुफ़्र होगा। इंसान के अंदर या तो ईमान होगा या फिर कुफ़्र होगा। सवाल नंबर 67, अमल की जमा क्या होगी? अमलियात, आमाल, मामूल, अम्माल। तो अमल की जमा क्या होती है? आमाल, यानी आमाल सालिहा। वो अमल की ज़िद क्या हो, अमल की जमा क्या होगी? आमाल। सवाल नंबर 68, हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? आपने इससे पहले पूछा था हिंदू मुसलमान किस तरह का मजमून है। यहाँ पूछा कि हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? तो हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये किसका खुतबा है? ये खुतबा है सर सैयद अहमद खां का। किसका खुतबा है? सर सैयद अहमद खां का एक खुतबा है। हिंदू मुसलमान एक कौम है, जो कि आपने 11th क्लास के एक चैप्टर है उसको पढ़ा होगा। सवाल नंबर 69, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए थे। तो सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। सवाल नंबर 70, मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की शादी जो है बहुत जल्दी, यानी 13 बरस की उम्र में ही हो गई थी मिर्ज़ा गालिब की शादी। सवाल नंबर 71, हाली के अलावा किस शागिर्द ने गालिब का मरसिया लिखा था? हरगोपाल तुफ्ता, अलाउद्दीन खां, मीर मेहरी मजरूह या मीर अनीस? तो इसमें किसने लिखा था? हरगोपाल तुफ्ता ने। हरगोपाल तुफ्ता या अलाउद्दीन खां? तो अलाउद्दीन खां ने क्या है, हाली के अलावा जो जो शागिर्द थे मिर्ज़ा गालिब के, वो अलाउद्दीन खां थे। इन्होंने क्या है, गालिब के ऊपर क्या है, मरसिया लिखा है। तो ऑप्शन बी, यानी 71 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 72, जेल से वालिद का नाम खत के मकतूब निगार कौन है? यहाँ पे वालिदा होना चाहिए। जेल से वालिदा के नाम खत के मकतूब निगार कौन है? तो अशफाकुल्लाह खां। यानी अपनी जो फांसी से कबल 4 दिन कबल जो है, इन्होंने अपनी वालिदा के नाम क्या है, खत लिखा था। तो इस मकतूब निगार कौन है? अशफाकुल्लाह खां। सवाल नंबर 73, अशफाकुल्लाह खां को फांसी की सज़ा क्यों दी गई? खजाना लूटने की वजह से, कत्ल करने की वजह से, लड़ने की वजह से, गरीब होने की वजह से? तो काकोरी लूट कांड जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो खजाना लूटने की वजह से, यानी अंग्रेज़ों का खजाना जो सहारनपुर से लखनऊ आ रहा था, उसको काकोरी में जो है अशफाकुल्लाह खां और इनके 6 और साथियों ने क्या है, मिलकर लूट लिया था। तो खजाना लूटने की वजह से अशफाकुल्लाह खां को फांसी दी गई थी। सवाल नंबर 74, अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई? अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई? तो अशफाकुल्लाह खां जो है, ये शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। यूपी के शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 75, आईसीएस अफसर को किस सवारी से मुआयना के लिए निकला था? तो आईसीएस अफसर जो था वो घोड़े के सवारी से, यानी घोड़े से जो है ये वो मुआयना करने के लिए निकला था। सवाल नंबर 76, अफसाना रोशनी के मुताबिक गड्ढे में कौन गिरा था? एक औरत, एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक मुसाफिर? अफसाना रोशनी के मुताबिक गड्ढे में जो गिरा था वो एक बूढ़ा गिरा था। सवाल नंबर 77, सैयद मोहम्मद मोहसिन की सबसे मशहूर कहानी कौन सी है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की सबसे मशहूर कहानी कौन सी? इसमें से अनोखी मुस्कुराहट। कौन सी इसमें? अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 78, जमुनी का बाप क्या करता था? मजदूरी, गोरकुनी, काश्तकारी या मुजाविरी? तो गोरकुनी जो है, ये जमुनी का बाप क्या करता था? गोरकुनी। गोरकुन और कुनी का मतलब होता है, यानी जो कब्रों को खोदने वाले होते हैं, जो कब्रों को बनाने वाले होते हैं, उनको गोरकुन कहा जाता है। तो गोरकुनी का काम जो है ये जमुनी का बाप क्या करता था। जुमनी किस इल्ज़ाम में जेल गई? सवाल नंबर 79, जुमनी किस इल्ज़ाम में जेल गई? कत्ल, चोरी, मारपीट या गबन? तो जुमनी जो है वो चोरी के इल्ज़ाम में क्या है, जेल गई थी। सवाल नंबर 79 का बी। सवाल नंबर 80, तारिक सत्तारी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। नीम प्लेट, ग्लोब, बाग का दरवाज़ा या आन बान? तो तारिक सत्तारी के पहले अफसानवी के मजमूए का नाम क्या है? नीम प्लेट। तारिक सत्तारी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? नीम प्लेट। सवाल नंबर 81, तारिक छत्तारी की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, बहराइच या ज़िला बुलंदशहर छत्तारी? तो ये छत्तारी, इसलिए इनको तारिक छत्तारी ही कहा जाता है क्योंकि कहा बुलंदशहर के छत्तारी मौजे के रहने वाले थे। तो इसीलिए उनको तारिक छत्तारी कहा जाता है, उस गांव की और वहाँ की जगह की मुनासिबत की वजह से। तो ऑप्शन 81 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज़िला बुलंदशहर छत्तारी। सवाल नंबर 82, बाग का दरवाज़ा का किस अदबी सिन्फ़ से ताल्लुक़ है? यानी ये क्या है, दास्तान है, अफ़साना है, क़सीदा है या नावल है? तो ये क्या है? तो ये अफ़साना है। यानी बाग का दरवाज़ा क्या है? ये अफ़साना है अदब के लिहाज से। सवाल नंबर 83,
افسانہ خوشبو کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ خوشبو کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس میں مرکزی کردار کون ہے؟ پپو۔ پپو کون ہے اس میں؟ مرکزی کردار ہے۔ سوال نمبر 84، ماں کے مرنے کے بعد پپو کو کس نے پالا پوسا؟ تو ماں کے مرنے کے بعد کس نے پوسا تھا؟ بہن نے۔ کس نے پوسا تھا؟ بہن نے، یعنی آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 85، غزال زیغم کی تصنیف خوشبو کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ یا داستان؟ تو یہ کس سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ افسانہ سے۔ یہ غزال زیغم کی تصنیف خوشبو کا تعلق کس سے ہے؟ افسانہ سے۔ سوال نمبر 86، تکشی شیو شنکر پلے کی تصنیف سیلاب کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ بھی افسانے سے، یعنی دونوں کا ہی افسانے سے تعلق ہے۔ سوال نمبر 87، افسانہ سیلاب کے مصنف کون ہیں؟ تو ابھی آپ نے پڑھا تکشی شیو شنکر پلے۔ تکشی شیو شنکر پلے جو ہے وہ کون ہے؟ افسانہ سیلاب کے مصنف ہے۔ سوال نمبر 88، سید حامد کس انجمن کے صدر رہے؟ سید حامد کس انجمن کے صدر رہے؟ تو سید حامد ترقی اردو کے کیا ہے؟ صدر رہے۔ انجمن، یہ انجمن ترقی اردو، یہ اس کے صدر رہے۔ کون؟ سید حامد۔ سوال نمبر 89، مضمون شہ لطیف کے مصنف کون ہے؟ مضمون شہ لطیف کے مصنف کون ہے؟ تو مضمون شہ لطیف کے مصنف جو ہیں وہ سید حامد ہے۔ کون ہے؟ سید حامد جو ہے مضمون شہ لطیف کے مصنف ہے۔ سوال نمبر 90، اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ غزال بیگم، ساجدہ زیدی، رشیدۃ النساء یا ترنم جہاں؟ تو اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ جن کو کہا جاتا ہے رشیدۃ النساء۔ رشیدۃ النساء جو ہے یہ کون ہے؟ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار ہیں۔ سوال نمبر 91، شامل النساء اصلاح النساء کس صنف میں ہے؟ تو اصلاح النساء جو ہے وہ کیا ہے؟ ناول کے صنف ناول سے اس کا تعلق ہے، یعنی اصلاح النساء جو شامل النساء جو افسانہ ہے، ناول ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ناول سے ہے۔ سوال نمبر 92، ناول پانی کے مطابق آبیازہ کا ذائقہ کیسا تھا؟ آبیازہ کا ذائقہ کیسا تھا؟ تو ٹھنڈا اور میٹھا تھا، یعنی آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 93، غضنفر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ فاربس گنج، دربھنگہ، گوپال گنج یا مظفر پور؟ تو غضنفر کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ گوپال گنج میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر سی صحیح ہو 93 کا سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 94، ڈرامہ انارکلی کے مطابق دلارام کون تھی؟ تو دلارام کون تھی؟ وہ ایک کنیز تھی۔ سوال نمبر 95، فاتح ہند کی قسمت میں کنیز سے شکست کھانا لکھا تھا، یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات اکبر نے، یعنی بادشاہ اکبر نے یہ بات کہی تھی، تو آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 96، جلال کی ضد کیا ہوگی؟ تو جلال کی ضد کیا ہوگی؟ جمال۔ جلال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ جمال۔ بہت جلالی ہے، بہت جمالی ہے نا۔ تو 96 کا آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 97، شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا شاعر اپنے شاعری میں جو ہے اپنے اصل نام کے علاوہ جب دوسرا کوئی نام استعمال کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تو 97 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 98، مرثیہ غالب کس نے لکھا؟ حالی، میر، شاد یا مومن نے؟ تو مرثیہ غالب کس نے لکھا تھا؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا مرثیہ غالب۔ سوال نمبر 99، ظفر گورکھپوری کا اصل نام کیا؟ ظفر الدین، شمس الدین، معراج الدین یا قمر الدین؟ تو ظفر گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ ظفر الدین۔ سوال نمبر 99 کا اے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 100، شاد کس شہر میں رہتے تھے؟ جہان آباد، عاصم آباد یا حیدرآباد اور یا اورنگ آباد؟ تو شاد، ان کا اصل نام شاد، ان کو جو کہتے ہیں وہ شاد عظیم آبادی کہتے ہیں۔ تو عظیم آباد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عظیم آباد یعنی پٹنہ کا پرانا نام ہے، تو عظیم آباد کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو اپنے نام کے ساتھ عظیم آبادی لگاتے ہیں، یعنی یہ شاد عظیم آبادی۔ تو یہ کس شہر میں رہتے تھے؟ عظیم آباد۔ تو سوال ہم نے دیکھا 1 سے لے کر 100 آبجیکٹیو جتنے تھے ہم نے سب کو صحیح آنسر آپ کو بتا دیا کس آپشن کا کیا کیا صحیح آنسر ہوگا۔ تو آپ اپنے جو بھی ایگزام دیا وہ آپ ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب تھا کہ درج عنوانات میں کسی ایک پر مضمون لکھیے، ایک جس میں کالج کا پہلا دن، صفائی کی اہمیت، 26 جنوری، پسندیدہ کھیل، موسم گرما۔ یہ اگر آپ نے 11th میں نہیں لکھا ہے تو آپ ضرور اس پہ محنت کریے، تاکہ 12th میں آنا ہی یہ سب چیزیں آتی ہیں، تو آپ اگر محنت کرے رہیے گا مضمون لکھنے کا، آپ کی عادت بنی رہے گی، تو وہ ایگزام ہال میں آرام سے آپ وہاں پر لکھ پائیں گے۔ چونکہ 8 نمبر کا ہوتا ہے، تو اگر محنت کریں گے تو 8 نمبر ضرور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اس میں جو دیا ہے، مندرجہ ذیل اشعار میں کسی 2 کی تشریح کیجیے۔ 4 اشعار دیا ہے تو اس میں 2 کی تشریح کرنے ہیں، تو یہ بہت آسان کام ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اس کو کر پائیں گے۔
और तीसरा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो 5 नंबर का होता है कि इसमें दिया है कि अपने प्रिंसिपल की खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बीमारी का ज़िक्र करते हुए स्कूल की गैरहाज़िरी माफ़ करने की गुज़ारिश कीजिए, या अपनी वालिदा को एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी तालीम और तरबियत का हाल बयान कीजिए। दोनों में से कोई एक का लिखना है आपको, दरख्वास्त लिखना है, तो दरख्वास्त में आप क्या है, ऊपर दरख्वास्त लिखना है और उसमें नीचे जो है वो हालत अपनी बयान करनी है अपनी माँ को। तो ये 5 नंबर का होता है, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नहीं लिखे हैं तो ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह जब हम क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको बताएँगे ये सब। सवाल नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मुख्तसर जवाब देना है इसमें। जैसे गालिब ने उर्दू ख़त-ए-नवीसी किया 1857 के बाद शुरू की, मतलब क्या 1857 के बाद शुरू की या पहले की? मिर्ज़ा गालिब ने समर नोरिस किसको कहा जाता है? ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर में देखिए 3 सवाल का जवाब देना है इसमें, और छठे में जो है वो किसी एक सबक का खुलासा देना है। तो ये सब चीज़ें आप तैयारी कीजिए। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात। 7वें में देखिए दर्जिल में से किसी एक नज़्म का खुलासा लिखना है, जो नज़्म दिया है उसमें से आप किसी एक नज़्म का खुलासा पेश कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताया और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताए, और जो है पूरी डिटेल हम इंशाअल्लाह फिर आपको बताएँगे। फिर आगे जो क्लास शुरू करेंगे तो उसमें भी आप डिटेल में जो हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह और भी क्लासेस जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो लगे हमारे यूट्यूब को बिल्कुल हमारे यूट्यूब से जुड़े रहिए, और कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको आपके मन में सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।